जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कोशिका की संरचना एवं कोशिका के प्रकार देखे थे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। तो आज हम गुणसूत्र के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्रोमोसोम टॉपिक को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, जो गुणसूत्र होगा, तो ये जो गुणसूत्र है, ठीक है, तो ये मानव में 23 जोड़ा होता है। मानव में कितने जोड़ा होगा? 23 जोड़ा, जो कि संख्या में 46 होता है। इसकी खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था सन 1888 में। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किस सन में किया गया? तो आपका जवाब होगा वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया और सन 1888 में। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को क्या कहते हैं? तो टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में जो धागे समान संरचना पाई जाती है जिससे आर्न कहते हैं। ठीक है, तो जितना आपको समझ में आया होगा क्रोमोसोम के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम है कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवंशिकता के आधार हैं। क्या है? जो जीन होते हैं, जीन ही क्या है? आनुवंशिकता का आधार है। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो मेल है, मनुष्य में जो मेल है, तो मेल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46। तो 46 में क्या है? जो 44 है, ठीक ना, ये क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और जो ये दो होते हैं, ठीक ना, XY दो होते हैं, जो ये क्या है? लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फीमेल है, तो जो फीमेल है, फीमेल, तो फीमेल में भी क्या होते हैं? 44 ऑटोसोम होते हैं जिसे समजात कहते हैं, और दो लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक ना, दो क्या होंगे? लिंग गुणसूत्र। तो देखिए ऑटोसोम कितना होता है? समजात 44, और हेट्रोसोम विषमजात जो लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक ना, वो 2 होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ जीवों में देखते हैं कि क्रोमोसोम कितनी संख्या में पाया जाता है। तो देखिए जो जीवाणु होता है, क्या होता है? जीवाणु होता है। तो जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। मटर के पौधे में क्रोमोसोम की संख्या 14 होती है। प्याज में क्रोमोसोम की संख्या 16 होती है। मक्का में क्रोमोसोम की संख्या 20 होती है। टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या 24 होती है। मेढक में क्रोमोसोम की संख्या 26 होती है। नींबू में क्रोमोसोम की संख्या 18 और 36 होती है। तो देखिए जो छोटी नींबू होती है उसमें 18 होता है। कितना होता है? 18। और जो बड़ा नींबू होता है उसमें कितना होता है? 36 होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो मानव है, जो मनुष्य है, उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। कितनी होती है? 46। आलू में होता है 48, चिंपांजी में होता है 48, तंबाकू में होता है 48, और टेरिडोफाइट्स में
कितना होता है, 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि सभी जीवों से सर्वाधिक है। मतलब इस धरती पर जितने भी जीव अभी तक खोजे गए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो गुणसूत्र पाया जाता है वो टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए, ये था गुणसूत्र के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम देखते हैं डीएनए के बारे में। ठीक ना, तो देखिए जो डीएनए होता है, ठीक ना, तो इसका जो फुल फॉर्म है डीएनए का वो क्या होता है, तो वो होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके श्रृंखला को क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, मतलब एक डीएनए बनेगा, दूसरा डीएनए, तीसरा डीएनए, इस प्रकार से एक कड़ी बन जाएगा, श्रृंखला बन जाएगा, तो जिसको क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। सिंगल है तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जो डीएनए है, तो डीएनए के एक टर्म यानी डीएनए के एक फेरा की जो लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी खोज वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। एडेनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक ना, अब एडेनिन और थायमिन क्या है, तो एडेनिन और थायमिन जो क्षारक है, ठीक ना, नाइट्रोजनी क्षारक हैं, तो वो है एडेनिन और थायमिन। ठीक है, इसके बारे में हम और सरल पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्वानिन और साइटोसिन है, क्या है, ग्वानिन और साइटोसिन, तो इसके मध्य में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होते हैं। ठीक ना, तो देखते हैं जो डीएनए है, ठीक ना, तो डीएनए को हमने क्या पढ़ा, तो डीएनए को हमने पढ़ा है कि जो डीएनए है वो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो है न्यूक्लियोसाइड और एक क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक ना, फॉस्फेट ग्रुप है। तो देखिए जो न्यूक्लियोसाइड है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे, एक तो होता है शुगर और दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, जिसको नाइट्रोजन बेस कहते हैं। तो देखिए जो शुगर है, तो शुगर होता है राइबोज शुगर, और क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो जो आरएनए होगा तो उसमें होगा राइबोज शुगर, और जो डीएनए होता है उसमें होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब देखिए नाइट्रोजनस बेस जो होता है, तो ये भी दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा क्या होता है, पायरेमिडीन। ठीक ना, तो देखिए जो प्यूरिन होता है, तो जो प्यूरिन है, ठीक ना, तो एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन, जिससे मिलकर क्या बना होता है, प्यूरिन बनता है। और अगला क्या है, पायरेमिडीन है। क्या है, पायरेमिडीन। तो पायरेमिडीन एक तो होता है साइटोसिन, दूसरा क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक ना, जिससे मिलकर बना होता है। एडेनिन को ए से दर्शाते हैं, ग्वानिन को जी से दर्शाते हैं, साइटोसिन को सी से दर्शाते हैं और थाइमिन को टी से दर्शाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक ना, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, एजीटीसी। क्या पढ़ते हैं, एजीटीसी पढ़ते हैं। ठीक ना, तो इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए अब अगला देखते हैं आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए में क्या होता है, डबल हेलिक्स। ठीक ना,
और जो आरएनए है उसमें क्या होता है, सिंगल हेलिक्स, मतलब जो डीएनए है इस प्रकार से जो डीएनए है उसको यदि हम इस प्रकार से सिंगल कर दें तो यही क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। ये क्या है, आपका डीएनए है। क्या है, डीएनए है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। देखिए जो राइबोज होता है वो क्या होता है, शुगर होता है, ठीक ना। तो आरएनए में पाया जाता है। इसके नाइट्रोजिनस जो बेस है, ठीक ना, उसमें क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। लेकिन जो थायमिन है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो आरएनए है उसमें क्या पाया जाता है, तो एजी और सीयू क्या पाया जाता है, AgCu पाया जाता है, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। देखिए आरएनए के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। आरएनए कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA और तीसरा होता है rRNA। तो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा mRNA, एक होगा tRNA और एक होगा rRNA, ठीक ना। mRNA को कहा जाता है मैसेंजर आरएनए, tRNA को कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए और rRNA को कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। तो देखिए जो पहला प्रकार है आरएनए का, मैसेंजर आरएनए, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक ना, ये एमिनो एसिड की पहचान करता है। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, जो एमिनो एसिड है उसकी पहचान करेगा तथा उन्हें क्रम में सजाता है, ठीक ना। इसका काम क्या है, मैसेंजर आरएनए का एमिनो एसिड का पहचान करेगा और उसको क्रम में, मतलब सीरियल से सजा कर रखेगा, ठीक ना। और सूचना किसको देगा, ट्रांसफर आरएनए को। तो जो ट्रांसफर आरएनए है यह एमिनो एसिड का क्या करेगा, परिवहन करेगा। जो ट्रांसफर आरएनए है क्या करेगा, एमिनो एसिड का परिवहन, ठीक ना। और कहां तक परिवहन करेगा, राइबोसोम तक ले जाएगा, ठीक ना। अब जो राइबोसोमल आरएनए है तो ये राइबोसोम में पाया जाएगा और क्या कर देगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। कौन, तो राइबोसोमल आरएनए, ठीक ना, प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो डीएनए से आरएनए बनना है, ठीक ना, जैसे हमने चर्चा किया कि जो डीएनए होता है इस प्रकार से यदि वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाए तो ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है यही क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है, ठीक ना। तो जो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो आरएनए से डीएनए फिर से बन जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए जब बनेगा तो उसको रिप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक ना। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हम इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए जो डीएनए से डीएनए बन रहा है, क्या, जो डीएनए से डीएनए बन रहा है उसको क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन कहते हैं। और जो डीएनए से आरएनए बनेगा उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। और जो फिर से आरएनए से डीएनए बन जाएगा उसको क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।